अपनी क्षमताओं को पहचानें और हर किताब के सारांश के साथ सफलता की ओर बढ़ें। एक सवाल है, सेक्सी बनना बेहतर है या अमीर? मजेदार सवाल है ना? ये सवाल रमित सेठी अपनी किताब आई विल टीच यू टू बी रिच में पूछते हैं और इसी बिंदास अंदाज से वो पर्सनल फाइनेंस जैसे टॉपिक को भी मजेदार बना देते हैं। तो आज हम इसी किताब के पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है। हमारा मकसद है कि हम उन प्रैक्टिकल तरीकों को निकालें जो किसी को भी, खासकर हम जैसे युवाओं को, अपने पैसों को बेहतर ढंग से संभालने में मदद कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई लेक्चर नहीं होगा, बल्कि सीधे एक्शन लेने वाले कदमों पर बात होगी। बिल्कुल। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये कहती है, अमीर बनने के लिए आपको कोई फाइनेंस का जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको बस कुछ बुनियादी नियम समझने हैं और फिर अपने सिस्टम को ऑटोमेट कर देना है ताकि पैसा अपने आप सही जगह जाता रहे। आज हम क्रेडिट कार्ड से जुड़े डर को दूर करने, स्मार्ट बैंकिंग, निवेश की दुनिया में पहला कदम रखने और मेरा पसंदीदा टॉपिक कॉन्शियस स्पेंडिंग पर बात करेंगे। कॉन्शियस स्पेंडिंग यानी सोच समझकर, दिल खोलकर खर्च करने की कला। एग्जैक्टली। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीधे नंबर्स पर कूदने से पहले मानसिकता की बात करती है। लेखक एक कमाल की तुलना करते हैं जो मेरे साथ तो बिल्कुल हुई। कॉलेज के बाद वजन बढ़ना। हमें पता होता है कि वजन कम करने का सीधा सा नियम है, कम खाओ और ज्यादा कसरत करो। लेकिन हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। कीटो डाइट करें या इंटरमिटेंट फास्टिंग, कार्ब्स खाने चाहिए या नहीं, हजारों सवाल। और पैसों के मामले में भी हम ठीक यही करते हैं। हम सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड, सबसे हॉट स्टॉक या फिर ब्याज दरों की बारीक से बारीक डिटेल पर घंटों बहस करते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी बुनियादी कदम है वो उठाते ही नहीं। किताब इसे डिसीजन पैरालिसिस कहती है। डिसीजन पैरालिसिस? हाँ, जब हमारे पास इतने सारे विकल्प और इतनी सारी जानकारी होती है तो हम एक तरह से लकवाग्रस्त हो जाते हैं, कोई फैसला ही नहीं ले पाते। और कुछ ना करना शायद सबसे खराब फैसला है। हम सोचते रहते हैं कि परफेक्ट प्लान क्या होगा और इस चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते। यहीं पे किताब का एक मुख्य सिद्धांत आता है जो मुझे बहुत पसंद है, 85% सोल्यूशन। 85% सोल्यूशन। हाँ। इसका मतलब है कि 100% परफेक्ट प्लान के इंतजार में बैठे रहने से लाखों गुना बेहतर है कि आप एक ठीक ठाक प्लान के साथ आज ही शुरुआत कर दें, भले ही वो 85% ही सही हो, क्योंकि 85% शून्य से कहीं ज्यादा बेहतर है। सही बात है। छोटी मोटी गलतियां होंगी, लेकिन कम से कम आप सही दिशा में आगे तो बढ़ेंगे। अच्छा, तो शुरुआत कैसे करें? क्या कोई रोड मैप है इसका? हाँ बिल्कुल। इसी सोच के साथ किताब में 6 हफ्तों का एक एक्शन प्लान दिया गया है। पहले हफ्ते में क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करना, दूसरे में सही बैंक खाते चुनना जो आपसे फालतू की फीस ना ले, हाँ, तीसरे में निवेश के लिए तैयार होना और चौथे हफ्ते में ये कॉन्शियस स्पेंडिंग का प्लान बनाना। बेसिकली ये एक एक करके बड़े लक्ष्यों को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ने का एक शानदार तरीका है। ठीक है, तो पहले हफ्ते से शुरू करते हैं क्रेडिट कार्ड। लेकिन एक मिनट, ज्यादातर फाइनेंस गुरु तो कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड एक जाल है, इसे कैंची से काट देना चाहिए। तो लेखक इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? ये थोड़ा उल्टा नहीं लगता? बहुत अच्छा सवाल है और यही इस किताब को अलग बनाता है। लेखक कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से डरो मत, उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखो। भारत के संदर्भ में सोचें तो एक अच्छा सिबिल स्कोर बनाने का ये सबसे तेज और असरदार तरीका है। अच्छा। और एक अच्छा स्कोर आपको भविष्य में होम लोन या कार लोन पर लाखों रुपए बचा सकता है। ये उन छोटी छोटी बचतों, जैसे कि रोज की कॉफी छोड़ने से कहीं ज्यादा बड़ी जीत है। बिग विंस। हाँ, बिग विंस पे फोकस करना। ठीक है, मान लिया। तो इस टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने के नियम क्या है? एक भी पेमेंट मिस होने पर आपका स्कोर 100 पॉइंट तक गिर सकता है। बाप रे। दूसरा, अपने पुराने कार्ड्स को बंद ना करें। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जितनी लंबी होगी उतना बेहतर माना जाता है। और तीसरा वाला तो मुझे भी नहीं पता था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा है, हर 6 से 12 महीने में अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के लिए कहें। क्यों? ज्यादा खर्च करने के लिए? नहीं, इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो बेहतर होता है। ये क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो क्या भला है? इसे आसान भाषा में समझाएंगे। बिल्कुल। मान लीजिए आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है। अगर हर महीने आप 80-90 हजार खर्च कर देते हैं तो बैंकों को सिग्नल जाता है कि आप हमेशा पैसे की तंगी में रहते हैं, अपनी लिमिट के किनारे पर जी रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपकी लिमिट 1 लाख है और आप सिर्फ 20-30 हजार खर्च करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप जिम्मेदार हैं। तो लिमिट बढ़वाने से भले ही आप उतना खर्च ना करें, आपका ये रेशियो कम हो जाता है, जो आपके स्कोर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, कम खर्च करते हुए भी ज्यादा जिम्मेदार दिखना स्मार्ट है।
और अगर कोई पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है तो? हर महीने सिर्फ मिनिमम पेमेंट करना तो बहुत आम बात है। और किताब के मुताबिक ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का एक नया लैपटॉप क्रेडिट कार्ड पर खरीदा। अगर आप हर महीने सिर्फ न्यूनतम राशि चुकाते हैं, जो कि बहुत कम होती है, हाँ, तो आपको उस कर्ज को चुकाने में 10 साल से ज्यादा लग सकते हैं और आप ब्याज में ही लगभग 50,000 रुपए ज्यादा भर देंगे। 50,000? ये एक धीमा जहर है जो चुपचाप आपकी दौलत को खाता रहता है। आकर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। इस पैसे का क्या करें? इसे बस सेविंग्स अकाउंट में पड़े रहने दें या फिर निवेश करें? ये शब्द सुनते कई लोगों को डर लगने लगता है। बिल्कुल। और इसी डर को दूर करने के लिए किताब लैडर ऑफ पर्सनल फाइनेंस यानी पर्सनल फाइनेंस की सीढ़ी का कॉन्सेप्ट देती है। ये एक प्राथमिकता सूची है कि आपको अपना पैसा किस क्रम में लगाना चाहिए। ओके। और हम इसे भारतीय संदर्भ में समझेंगे। पहला कदम, अगर आपकी कंपनी आपकी प्रोविडेंट फंड या पीएफ में मैचिंग योगदान देती है तो उसका पूरा फायदा उठाएं। मान लीजिए आपकी सैलरी से 5,000 रुपए कटता है और आपकी कंपनी भी अपनी तरफ से 5,000 रुपए डालती है, तो ये आपके पैसे पर 100% का गारंटीड रिटर्न है। 100% गारंटीड रिटर्न? ये तो किसी भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक से बेहतर है। यकीनन, ये मुफ्त का पैसा है, इसे छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी है। सही बात है। दूसरा कदम, क्रेडिट कार्ड जैसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज चुकाएं। अगर आपके कार्ड पर 18% का सालाना ब्याज लग रहा है, तो उस कर्ज को चुकाना 18% का गारंटीड टैक्स फ्री रिटर्न कमाने जैसा है। तीसरा कदम, एक टैक्स बचाने वाला रिटायरमेंट खाता खोलें। भारत में इसके लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब पीपीएफ एक शानदार विकल्प है, या फिर आप ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, जिसमें टैक्स छूट मिलती है। हाँ, युवाओं के लिए यह बहुत फायदेमंद है, क्योंकि भविष्य में जब उनकी आमदनी ज्यादा होगी और टैक्स ब्रैकेट भी ऊंचा होगा, तब उन्हें इस बढ़े हुए पैसे पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। और चौथा कदम, इसके बाद अगर पैसा बचता है तो अपने पीएफ या एनपीएस में कंपनी मैच से भी ज्यादा योगदान करें, जब तक आप अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंच जाते। ये सीढ़ी आपको बताती है कि सबसे पहले सबसे जरूरी काम कैसे करें। जल्दी निवेश शुरू करने की ताकत को समझाने के लिए किताब में स्मार्ट सैली और डम डैन का एक बहुत मजेदार उदाहरण है। मैं इसे भारतीय नामों और रुपए के साथ बताती हूँ। मान लीजिए एक है स्मार्ट सना और दूसरा लेट लतीफ ललित। ठीक है। स्मार्ट सना 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपए का निवेश शुरू करती है और सिर्फ 10 साल तक करती है। 35 की उम्र में वो निवेश करना बंद कर देती है। वहीं लेट लतीफ ललित 35 साल की उम्र में शुरू करता है और अगले 30 सालों तक यानी 65 की उम्र तक हर महीने 5,000 रुपए का निवेश करता है। तो सना ने कुल निवेश किया 5,000 रुपए इंटू 12 महीने इंटू 10 साल यानी 6 लाख, और ललित ने कुल निवेश किया 5,000 रुपए इंटू 12 महीने इंटू 30 साल मतलब 18 लाख। ललित ने सना से 3 गुना ज्यादा पैसा लगाया। अब यहाँ जादू देखिए। 65 साल की उम्र में अगर हम 10% का औसत रिटर्न माने तो ललित के पास होंगे करीब 1 करोड़ 11 लाख। कोई खराब नहीं है। लेकिन सना जिसने सिर्फ 10 साल निवेश किया और फिर छोड़ दिया, उसके पास होंगे लगभग 1.5 करोड़। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ललित से 40 लाख रुपए ज्यादा। यह विश्वसनीय है ना? सना ने आधे से भी कम पैसा लगाया, लेकिन उसने अपना सबसे कीमती हथियार इस्तेमाल किया, समय। कंपाउंडिंग का जादू। इसी को कंपाउंडिंग का जादू कहते हैं। आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी आपके लिए और पैसा कमाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस गणित है जो आपके लिए काम कर रहा है जबकि आप सो रहे हैं। यही वजह है कि 85% सही के साथ शुरू करना इतना जरूरी है। परफेक्ट मौके का इंतजार करने में आप अपना सबसे बड़ा हथियार यानी समय गंवा देते हैं। बिल्कुल। और जब आपका निवेश ऑटोमेट हो जाता है, तब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, कॉन्शियस स्पेंडिंग। हाँ, ये मेरा पसंदीदा हिस्सा है। बजट का नाम सुनते ही लगता है कि अब हर खर्चे पर नजर रखनी होगी, हर कॉफी का हिसाब लिखना होगा और जिंदगी का सारा मजा खत्म। और यहीं पर किताब का सबसे मजेदार लेकिन शायद सबसे विवादित आइडिया आता है। कॉन्शियस स्पेंडिंग बजट बनाने का ठीक उल्टा है। बजट कहता है नहीं, तुम ये महंगी कॉफी नहीं खरीद सकते। कॉन्शियस स्पेंडिंग कहता है अगर तुम्हें वो 500 रुपए की कॉफी सच में खुशी देती है तो उसे जरूर पियो, बस उस चीज पर एक भी पैसा खर्च मत करो जिसकी तुम्हें रत्ती भर भी परवाह नहीं है। किताब में लेखक के एक दोस्त का उदाहरण है जो बाहर घूमने फिरने और दोस्तों के साथ पार्टी करने पर साल में $21,000 खर्च करता है, यानी लगभग 15-16 लाख रुपए, वो भी बिना किसी अपराध बोध के। सुनने में ये पागलपन लगता है। हाँ, लेकिन वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने पहले से योजना बनाई है।
उसने अपने निवेश और बचत के लक्ष्य पहले ही ऑटोमेट कर दिए हैं। जो पैसा बचता है उसे वो उन चीज़ों पे खर्च कर रहा है जो उसे सबसे ज़्यादा खुशी देती हैं। वहीं दूसरी तरफ हो सकता है कि वो महंगे कपड़ों पर बिल्कुल खर्च ना करता हो, या आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता हो। बिल्कुल, क्योंकि उन चीज़ों से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। तो इसका कोई ढांचा है, कोई सिस्टम? एक बहुत ही सरल ढांचा है। अपने महीने की टेक होम सैलरी को 4 बाल्टियों में बांटें। पहली बाल्टी 50 से 60% आपके निश्चित खर्चों के लिए, जैसे घर का किराया, EMI, बिजली पानी के बिल। दूसरी बाल्टी 10% आपके लंबी अवधि के निवेश के लिए, जैसे आपका PF, PPF या म्यूचुअल फंड SIP। तीसरी बाल्टी 5 से 10% आपके बचत लक्ष्यों के लिए, जैसे छुट्टियों के लिए पैसा जोड़ना, घर का डाउन पेमेंट या कोई इमरजेंसी फंड। और चौथी और सबसे मजेदार बाल्टी, वो है बाकी बचा 20 से 35%। ये आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का पैसा है। अपराध बोध मुक्त खर्च। हाँ, इसे आप बाहर खाने, फिल्में देखने, कपड़े खरीदने, गैजेट्स खरीदने या जो भी आपको पसंद हो उस पर खर्च कर सकते हैं। जब आपको पता है कि आपके जरूरी खर्च और भविष्य के निवेश का ध्यान रखा जा चुका है, तो बाकी पैसा खर्च करने में कोई गिल्ट महसूस नहीं होता। और सबसे अच्छी बात, जिसे किताब का सीक्रेट सॉस कहा जा सकता है, वो ये है कि इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेट किया जा सकता है। बिल्कुल, ये इस किताब का सबसे शक्तिशाली आइडिया है। जैसे ही सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आए, उसी दिन के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दें। अच्छा, एक ट्रांसफर आपके निवेश खाते में SIP के लिए, दूसरा आपके बचत खाते में छुट्टियों के लिए। आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल और दूसरे जरूरी पेमेंट्स को भी ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब बस कुछ घंटों की मेहनत से आप अपने पूरे फाइनेंस को ऑटो पायलट पर डाल सकते हैं। इसके बाद आपको हर महीने ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इस महीने कितना बचाऊं, या अरे बिल भरने की आखिरी तारीख तो नहीं निकल गई। सिस्टम आपके लिए खुद काम करता रहता है और आप अपनी जिंदगी जीने पर ध्यान दे सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अपने पैसों को नियंत्रित करना रॉकेट साइंस नहीं है। 85% सही के साथ शुरुआत करें। हर रोज की कॉफी जैसी छोटी छोटी चीजों पर चिंता करने के बजाय बड़ी जीतों पर ध्यान दें, जैसे कि एक अच्छा सिबिल स्कोर बनाना या निवेश को ऑटोमेट करना। और एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाएं जो आपके लिए काम करे, न कि आप उसके लिए। और एक आखिरी विचार, जब आपका सिस्टम तैयार हो जाता है और पैसे अपने आप सही जगह जाने लगते हैं, तो आपका दिमाग रोजमर्रा की चिंताओं से आजाद हो जाता है। तब आप बड़े लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं। किताब एक सवाल पूछती है, क्या आप एक परोपकारी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं? परोपकार मतलब दान देना? उसके लिए तो बहुत अमीर होना पड़ता है ना? यही तो सोच बदलनी है। जरूरी नहीं कि ये बहुत बड़ा हो। Kiva.org जैसी साइट्स हैं जो आपको दुनिया भर के जरूरतमंद लोगों को छोटे छोटे बिजनेस के लिए $25 यानी लगभग 2000 रुपए, हाँ, उतने का लोन देने देती हैं। भारत में भी ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं। जिस तरह निवेश करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है, उसी तरह परोपकार के लिए भी अमीर होना जरूरी नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि अपने पैसों को सचेत रूप से खर्च करने की कला को दूसरों की मदद के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह अमीर जीवन की परिभाषा को सिर्फ पैसे और संपत्ति से कहीं आगे ले जाता है।